चलिए आपका यम से यम को काट देंगे। अब यह एक फार्मूला जो हमें मिला है जी का मान कैपिटल जी यमी बटे आर ई का वर्ग। अगर वह किसी भी प्लैनेट पर अगर जी का मान निकालना होता है इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। मान ली चंद्रमा पर हमको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपका जी एट मून ये जानते हैं क्या हो जाएगा? कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और कैपिटल जी एम कर दिया मास ऑफ मून। समझिएगा स्मॉल एम करने का मतलब ये आपका मास ऑफ मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बटे आर्यम आर ई नहीं, ये आपका आर्यम का वर्ग रेडियस ऑफ मून का वर्ग। अगर आप करेंगे तो चंद्रमा पर भी निकल जाएगा। अगर आप ये भी जानना चाहें कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है तो जी एस लिखेंगे, वो आपका जी एम एस बटे आर एस का वर्ग है। बस फटाफट आपका किसी भी प्लैनेट पर जी का मान को निकालने का यही फार्मूला है। आप बस निकालिए। कैपिटल जी स्मॉल जी निकालना है ना, तो कैपिटल जी चाहिए और जिस ग्रह पर जी का मान निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान चाहिए और उस ग्रह का रेडियस कितना है उसका रेडियस चाहिए। रेडियस का वर्ग करना पड़ेगा। हल करेंगे तो आपका सब लग जाएगा। और डियर 9.8 है ना, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है ना मित्रों। चलिए अब देखिए स्मॉल जी का मान मैं कर रहा हूं, हालांकि पूरा नहीं करूंगा। 6.67 इंटू 10 के पावर -11। अब पृथ्वी का द्रव्यमान मैं जानता हूं 6 गुणे 10 के पावर 24 kg। अब बटे आपका ये आपका जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6.4 इंटू 10 के पावर 6। इसका वर्ग करेंगे ना तो 2 बार गुणा हो जाएगा, तो ये 6 दुना के 12 घटा देंगे और हमारे पास कैलकुलेशन क्या बनेगा 6.67 और इंटू आपका एगो 6 ये 6.4 का 2 बार गुणा 6.4 इंटू 6.4 और ये जो 12 गया घटा 12 हुआ। अब 12 में से मित्रों 11 एगो ये माइनस है और ये प्लस है 12, तो एगो बचेगा 10, तो 10 से आपका गुणा कर दीजिए। तो आपका ये इसको एक काम करिए ये 66.7 लिख सकते हैं। गुणे 6 बटे 6.4 इंटू 6.4। अगर आपके मोबाइल में थोड़ा सा भी पावर हो तो इसको आप कर लीजिए। ये देखिए 667 गुणे 6 बटे 64 गुणे 1.6.4। इसको करके आप देखिए कितना आ रहा है, लगभग 9.8 के आसपास आना चाहिए। देख लीजिए, तो हर कोई जानता है 9.77 जा रहा है, तो इस 7 को छोड़ेंगे तो इसको 5 से अधिक है 7, तो इसमें 8 कर देंगे। यानी आपका सही उत्तर है। आपको बिलीव भी हो गया होगा कि इस फार्मूले से हम किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान हम निकाल सकते हैं। एक छोटा सा काम हम और करेंगे अभी का अभी। रिलेशन बिटवीन जी एंड जीएम, मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, इन दोनों में संबंध क्या होगा।
एक बार 2018 या 19 में सीटेट एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन दिया था प्राइमरी में कि अगर एक बॉडी है जिसका भार चंद्रमा पर अगर 600 किलो है तो धरती पर क्या होगा, या धरती पर इतना भार है तो चंद्रमा पर क्या होगा। सिंपल सुनिएगा डियर, ये आपका गुरुत्वाकर्षण एट मून, ये आपका होगा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बटे 6, यानी मित्रों धरती पर गुरुत्वाकर्षण का मान जितना है ना उतने का बटा 6 होता है चंद्रमा पर। ये स्मॉल जी का मान की वैल्यू है। और डियर इसके बारे में एक बात और जानिएगा डियर, कोई भी बॉडी का जो भार होता है वेट, वह मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। ये आपका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, तो यही वह कारण है अगर आप जो है धरती पर वजन कर रहे हैं आपका वजन कुछ और होगा। अगर आप अभी माउंट एवरेस्ट पर या किसी पहाड़ी पर चढ़ करके अपना वजन करेंगे तो आपके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा संदीप्ता, आप बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? एक चीज बोलिए आप बोली, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा धीरे से बोल रहे हैं कि चलिए सबकी आवाज मिक्स हो जाए बस, एकदम कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ घटेगा, चलिए कॉन्फिडेंस से बोलिए, अगर घटेगा तो क्यों घटेगा, उसका रीजन बताइए। सिंपल बताइए डियर कि द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। देखिए जो चीज पढ़ी एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, बात खत्म, एकदम आपका डिट्टो पूरा पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, परीक्षा में जाइए बिंदास उत्तर दीजिए, काम खत्म आपका डियर। एन केन वाली कोई बात ना हो, फ्रैंकली बोलिए। देखिए स्मॉल जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन और स्मॉल जी कह रहे सॉरी, अब स्मॉल जी में परिवर्तन होता है, स्मॉल एम में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान कांस्टेंट, परिवर्तन होगा जी के मान में। और आपको सभी कंडीशंस पता है कि धरती से जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, और धरती से नीचे जाते हैं तो भी जी का मान कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान कम होता है, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। खत्म काम, इतना ही ना जी के मान में परिवर्तन। अब सुनिए मित्रों, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक तथ्य का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो आप सारे फिजिक्स का जो जीएस से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन देगा किसी एग्जाम में आप कर लेंगे, आपका सिंपल कर लेंगे आपका, बस आपको एक एक चीजों का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल एक बताते हैं, फिर इसको बताते हैं, इसको हम बता ही दे पहले आपका। यहां पर देखिए बच्ची ने बताया कि ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, तो जब जी का मान ऊपर जाने पर कम होगा डियर, आप धरती पर अपना वजन किए यहां तल पर, आप मान लीजिए 40 किलो के, और अभी आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, आप वहां वजन करेंगे अभी, ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे थोड़ा खाना वाना खा के चढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं है। या रास्ते में खाए नहीं, खाए और ना खाए वाली बात वो हटा दीजिए। आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो ऊपर जाने पर जी का मान कम होगा, तो आपका जो भार निर्धारित हो रहा है ना, भार वेट, W से क्या होता है, अंग्रेजी बनती वेट, WEIGHT, वेट माने भार होता है। अब इसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण है जी का मान, जी का मानवा अगर कम होगा तो मान लीजिए यम में आप 9.8 से गुणा कर रहे हैं, अगर आगे जा करके यम में आप
ये आपका 8.6 से अगर गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी ना। तो यही कारण है बस कि ऊपर जाने पर आपका जी का मान कम होगा तो भार आपका कम हो जाता है। देखिए आपका पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दोनों में अलग अलग कंडीशन होती है। ऊपर जाने पर दूरी फैक्टर होता है घटने का, और जमीन के अंदर जाएंगे तो जितना अंदर आप जाएंगे, अब इतना मान लीजिए यहां पर जी का मान है और यहां पर जी डैश जी का मान है, तो जितना अंदर आप जमीन के अंदर एंट्री कर लिए, ये वाला जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का उस बॉडी के भार पर जो है, या इस द्रव्यमान का ये जो द्रव्यमान है ना, वह उस गुरुत्वीय त्वरण के यहां पर जब बॉडी है तो उसके जी के मान पर ये वाला जो द्रव्यमान है ये आपका निष्क्रिय हो जाता है। बस इतना ही मास काम करेगा, इतना ही मास। एक बात और सुने हैं आप लोग कि पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर जी का मान 0 हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है। तो शून्य काहे होता है कि केंद्र पर पहुंचेंगे तो यहां पर अब सारा द्रव्यमान आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपका द्रव्यमान उस पर जी के मान को प्रभावित करेगा ही नहीं, उस पर कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। इसलिए वहां द्रव्यमान जब एक केंद्र में चले गए तो वहां पर जी का मान 0 हो जाता है। और दूरी भी आपका धरती से अगर बढ़ रही तो एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर जी का मान क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो जहां जी का मान 0 हो गया, ये दूरी देख लीजिएगा, इंटरमीडिएट फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा कितनी दूरी जाने पर वह 0 हो जा रहा है, आप देखिएगा पता चल जाएगा। तो जहां 0 हो जाता वहीं पर आपका अमेरिका के नासा के सब अंतरिक्ष स्टेशन अपना आपका वहीं पर स्थापित कर देते हैं। बस अब वहां पर रख देंगे स्टेशन अपना, लगा देंगे बस। अब वहां पर जी का मान चूंकि 0 है तो न गिरेगा न वो कहीं जाएगा, जहां पर रख दिए वहां पर पड़ा रहेगा। तो मित्रों अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है, वहां पर रख दिया जाता है और पड़ा रहता है। और चूंकि अंतरिक्ष में उसको सन का प्रकाश तो 24 घंटा मिलेगा, सूर्य का प्रकाश ऐसा तो है नहीं, बदरी हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, सूर्य दिखा नहीं। ये सारा चक्कर या लफड़ा जो है ना क्षोभ मंडल में ही होता है, इन्वायरमेंटल में आपने पढ़ा हो। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे बादल का बनना, बादल का गरजना, तूफान आना, चक्रवात आना, ओला पड़ना, बर्फ पड़ना, बरसात होना, जो भी घटनाएं होती हैं वह धरातल के पास जो पहला मंडल होता है, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसी में होता है, खत्म काम। उसके बाद जो दूसरा मंडल है समताप मंडल होता है, जिसमें आपकी ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर आपका समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर कहाँ होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है जो आपका सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को क्या करती, एब्जॉर्ब करती, धरातल को उसको छान करके भेजती। लेकिन उसके बावजूद मित्रों एक जगह ओजोन परत को होल हो गया, और वह होल कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर होल हुआ वो ओजोन परत। और ओजोन परत मोटी है, पतली है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डॉप्सन। और ओजोन परत मित्रों ओजोन गैस से बनी होती है, और ओजोन गैस का फार्मूला होता है क्या? O3। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन गैस बनती कैसे? ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ऑक्सीजन से ही आपका ओजोन बनती। तो ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोन गैस बन जाती है, और आपका उसका एक लेयर आपका समताप मंडल में है, जिसको अंग्रेजी में
स्ट्रेप्टोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोस्फीयर, वह है आपका। और डियर उसी आपका समताप मंडल जो दूसरा मंडल है, तो प्रश्न एक आता है कि वायुमंडल में हवाई जहाज को अगर उड़ाना हो तो कई बार पूछा गया किस मंडल में हम उड़ाएं। तो मित्रों, हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। एक तो टेम्परेचर बिल्कुल एक कांस्टेंट मिलता है लगभग, और डियर प्रेशर में भी आपका कोई ज्यादा आपका और मौसम संबंधी घटनाओं का कोई चक्कर नहीं रहता है उसमें आपका। इसलिए आपका वायुयान को उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे स्पेसिफिक जोन माना जाता है। जबकि आपका जो हेलीकॉप्टर होता है वह क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि किसी भी विमान को जितना अधिक ऊंचाई पर लेके जाएंगे उतना आपका ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन वो ज्यादा उसको जो है डियर उसमें उस इंजन को फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ती है डियर। ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाएंगे, और ऊंचाई पर लेके जाने पर एक बात और है, आप इस बात को महसूस करेंगे कि ज्यादा ऊंचाई पर अगर आप लेके जाते हैं, अब क्या कारण है डियर? अंशिका आप बताइए कि चाइना से हवाई जहाज काहे न हिमालय पार करके उड़ करके नेपाल में आ जाते हैं? तो क्या कारण है कि ये वाला रास्ता नहीं चुनते विमान? चूंकि रीजन है, क्या बताएंगे आप? आपको उत्तर देना होगा कि क्या कारण है कि हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के ऊपर से वायुयान को उड़ाना अनुकूल नहीं समझा जाता है, जिसके कारण पायलट दूसरे रास्ते से उड़ करके और नेपाल में या भारत में प्रवेश करते हैं। उसका कारण क्या लिखेंगे बताइए? लिखना पड़ेगा आपको कारण। आप यही लिखेंगे सिंपल कि बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर हम विमान को लेके जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यही ना बताएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन एक भारी गैस है और जमीन के तल पर या नीचे ज्यादा होती, ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती? कम होती। फिर कहेंगे सर उसमें क्या ज्यादा एयर कंडीशनिंग तो लगा ही है, सब आपका चलेगा काम। मित्रों, प्रॉब्लम तो वहां हो जाएगी जो आपका उसका इंजन होता है विमान का। तो विमान को जब बहुत अधिक ऊंचाई पर लेके जाएंगे, और आपको वायुमंडल का कंपोजिशन भी आपको पढ़ाया गया है कि आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.998 यानी यूं कह दीजिए 21%, और आर्गन गैस है 0.93%। जीरो लगा के है नहीं, 0.93%। फिर आपका जो है और मान लीजिए और भी कुछ गैसें हैं, थोड़ा बहुत आपका नॉमिनल आपका बहुत है। मेन तो आपके वायुमंडल में दो ही गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम होगा तो कहेंगे आपका प्लेन में क्या इसका रोल होता है? मित्रों, जो इंजन होता है ना, इंजन वायुयान का जो इंजन होता है, इंजन में आगे आपका पंखा लगा होता है, देखा होगा आपने, जहाज उतरता है उसमें ऐसे पंखी नाचती, वो जितना भी एयर खींचता है ना, वो सब एयर इंजन को नहीं देता है। ज्यादातर उसका जो एयर खींचता है उसका 90% एयर वह पीछे निकाल करके थ्रस्ट बनाने के लिए, प्रेशर देने के लिए विमान को, कि पीछे हवा को तेजी से दाबेगा तो विमान आगे की ओर बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? वो एयर को सक किया और उसमें थोड़ा सा 10% ही एयर वो ले जा करके जहां पेट्रोल जलता है ना वहां फेंकता है। और आपको पता है पेट्रोल में अगर ऑक्सीजन नहीं फेंकेगा ना तो बर्न नहीं होगा। अब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में इतना बर्फ जमा होता है
अब बर्फ के साथ साथ आप जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर भी वहां लो होता है और उसके अलावा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो इंजन अच्छी तरह से प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। जब नहीं होगा तो प्रॉब्लम वहां पर आएगी उसको करियर। तो इसलिए आपका विमान को चाहता तो तिब्बत से उड़ान भर करके सीधे नेपाल में उधर से उतार देता, इसलिए विमान उधर से ज्यादा उतर नहीं पाते। वो फाइटर विमान का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, फाइटर विमान को जानते, उसका अलग सारा सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, और जाएंगे कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके हाइट पर उड़ा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कॉमन विमान में ये फॉर्मेट होता है, इसलिए विमान को एक ऊंचाई का एक लेवल होता है, वहां तक लेके जाते हैं मित्रों आपका। तो उम्मीद करते हैं तो जितना एयर सक करेगा 90% वो पीछे आपका, जैसे पानी में आप तैरते हैं तो पानी को पीछे पीछे से हाथ से दाबते हैं तो आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं तो पैर से जमीन को दबाते हैं, या कहीं भी आप बचपन में बकैया चले होंगे तो हाथ से पंजे से धरती को पीछे दबाए होंगे तो आगे धड़ाधड़ बढ़ते गए होंगे आप। जब तक आप, वही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें भी तो यही होता है ना डियर। वाई अ गन रिक्वायर ऑन बैक साइड अप, बंदूक पीछे झटका क्यों देती? न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वहां, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जिस वेग से गोली आगे बढ़ती उस वेग से बंदूक भी पीछे आती, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो वेग कम होगा, गोली का द्रव्यमान कम होता है तो वेग ज्यादा होगा, क्योंकि कोलिजन के बाद संवेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो कॉन्सेप्ट वहां भी लगता है। एक देखा होगा, नाव से जब उतरते हैं नदी में, नाव से आप उतरेंगे तो ज्यों उतरेंगे तो नाव पानी में पीछे की ओर चली जाती है। उसका मतलब यही होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए नाव को पीछे दबाएंगे तो नाव हल्का सा पानी में अंदर की ओर, पानी की ओर भाग जाती है, और तब तक आप उछल कूद करके निकल जाते हैं। या कभी कभी वो लॉक लगा देते हैं तो लॉक के सहारे रुक जाता है, नहीं तो कॉमनली नाव पर ऐसे कूदिए तो आपका नाव पानी में अंदर की ओर जाएगी। इसका कारण है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। तो हर एक सिचुएशन को फिजिक्स में आप समझिए, फिजिक्स के सारे फार्मूले, एक फार्मूले पर और थोड़ा चर्चा करेंगे। T बराबर 2 पाई करड़ी में इस्मालियल अपान जी, ये आपका सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल का फार्मूला है। आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम। अब डियर, कोई भी आपका मान लीजिए झूला पर आप झूल रहे हैं, तो झूला पर झूल रहे हैं तो एक प्रश्न ये आता है कि एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक, लड़की झूला झूल रही है और अचानक वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है और खड़ी होके झूलने लगती है। तो खड़ी होके अगर लड़की झूला झूलती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टी के साथ क्या प्रभाव होगा? लड़की पहले झूले पर बैठी हुई है, बाद में लड़की क्या हो जाती, खड़ी हो जाती है और झूलती है, तो आपका उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो डियर क्या बताएंगे आप, बोलिए। तो डियर आवर्तकाल बता रही है बच्ची आपका, शिप्रा सिंह शायद बोली है, ये आवर्तकाल कम हो जाएगा। देखिए इनकी बात सही है या गलत है। तो चूंकि रीजन होता है, उसका क्या रीजन होता है? आवर्तकाल को दो ही फैक्टर प्रभावित करता है, एक यल और दूसरा आपका जी, और कोई प्रभावित करता ही नहीं। तो यल मतलब उन्होंने कहा कि कम हो जाएगा, इसका मतलब प्रभावी जो लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ, वह डिक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ जब डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उनकी बात सही निकल गई। लेकिन जी का मान का क्या चक्कर है? अगर जी का मान कम होगा
ये बढ़ जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि गोलक, सरल लोलक का जो पेंडुलम है वह 10 ग्राम के बदले आपका 100 ग्राम कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी झूले पर एक लोग झूल रहे हैं, अब 5 लोग बैठ जाएं तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहिएगा नो चेंज। क्यों नहीं चेंज आपका, चाहे एक बैठे चाहे 5 बैठे, चूंकि इस फार्मूले में कहीं भी स्मॉल m दिख रहा है नहीं, तो सीधी सी बात, जब स्मॉल m फार्मूले में है ही नहीं तो लोलक के द्रव्यमान का, अरे गोलक के द्रव्यमान का लोलक के यानी पेंडुलम के आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काम खत्म। डियर ये हो गया डन। एक देखा होगा आपने कि अगर कोई झूले की लंबाई आपका जिस पर बांध के झूल रहे वो जितना लंबा करेंगे उतना आपको मजा आएगा। मजा कैसे आएगा, क्योंकि लंबाई आपने बढ़ाया, तो लंबाई बढ़ाया तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल होता क्या है काजल बताइए, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम। बच्ची बताइए, एक जगह से गया, फिर गया इधर, फिर इधर यहां आया, क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन हुआ है, एक आपका ऑसिलेशन, एक दोलन हुआ, और एक दोलन को करने में जो टाइम लिया वो आपका आवर्तकाल होता है। आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक ना डियर, याद रखिएगा। तो डियर एक दोलन कब मनाता है, झूला, ये आपका झूला, यहां आप ऐसे और ऐसे आपका डियर ऐसे ऐसे यहां से गया डियर, तो देखिए ये धगवा या रस्सिया जितना लंबा करेंगे झुलवा उतना लंबा जाएगा डियर, यही खासियत होती है। नहीं तो घर में नहीं बांध लेते, धीरे से वही बांध लीजिए, घर में पंखा क्या, हुक पर झूला बांध लीजिए, आपका झूलिए, मजा नहीं आएगा। 1 मीटर जाएंगे 1 मीटर आएंगे, अगर थोड़ा मोड़ा सावधानी नहीं रहा तो मुंह फोड़ लेंगे कोई दीवार में आपका। तो इसलिए खुला मैदान खोजते हैं, यार इंजॉय लेने के चक्कर में स्पीड भी बढ़ाएंगे, ज्यादा ऊपर भी जाएंगे तो उसके मान पर आ रहे हो, कहीं टकराने का डर नहीं रहता। तो लंबाई जितना बढ़ाएंगे आप, जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना दूर जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, आएगा, उतनी ऊंचाई जाता है। और जितनी ऊंचाई जाता है जब लौटता है तो उसका यहाँ पर ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वेग यही बीच में होती है, बीच में होती है, क्योंकि वहां चलेगा तो वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा स्पीड हो जाएगी, यहीं पर तुरंत गुजरेगा। अब यहां से धीरे धीरे कम 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 कम, फिर यहाँ 0, तब यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहां से चलेगा, यहाँ चलते 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 यहाँ हाई स्पीड पकड़ लेगा, या काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। फिर यहाँ धीरे धीरे कम 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 हो गया, स्टॉप, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 नहीं होगी तो फिर आता क्यों, जब 0 हो गई रुक गया, 1 सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए रुका, फिर अब यहां से चलेगा। और डियर एक आपका रेस्टोरिंग फोर्स उसी में डिफाइन किया जाता है। प्रत्यानयन बल रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ बॉडी को एक बल लगता है, वो बल चाहता है कि इसको रोके, यहां से चलेगा तो वो कहेगा आ जाओ रुक जाओ, और तब तक यहां चलेगा तो इतना वो मोशन में आ जाता है कि फिर क्रॉस कर देता है, फिर आता है तो रोकता है। यानी रेस्ट में लाने का प्रयास करने वाले फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब पेंडुलम इधर जाएगा तो कहेगा यहां रुकेगा, नहीं रुकेगा, कहेगा चलो आप बीच में रोकते हैं, बीच में रुका कहां, जब तक आया तो इतनी ऊर्जा मिली, फिर इधर गया। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा आपका यहां से इधर की ओर लगता है, यहां से इधर की ओर लगता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। डियर और डियर ये तो लेंथ हो गई, एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेस किया
वो एम्पलीट्यूड हो जाता है, वो आपका आयाम हो जाता है। डियर ऐसे आप जय हिंद, थैंक्स।